नमस्कार मित्रों। इसके पहले मैंने वीडियो में आप लोगों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त भाग 3 में सारे मौलिक अधिकार बताए। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान का एक और महत्वपूर्ण तत्व, जिसे संविधान के भाग 4 में वर्णित किया गया है, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना की गई है। इतना तो आप जान गए कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इस नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। और इसके पहले मैंने स्रोतों में बताया भी था कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। देखिए, हमारे संविधान निर्माता अच्छी तरीके से वाकिफ थे कि केवल व्यक्तियों के मौलिक अधिकार से ही हमारा संविधान वास्तविक रूप प्रदान नहीं कर पाएगा, जबकि उनके मन में यह मंशा थी कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे एक सामाजिक क्रांति हो सके, यानी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तमाम गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सके। इसलिए उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना की। यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह राज्य के लिए एक नैतिक कर्तव्य है। आप देखेंगे हमारे लिए भी मूल कर्तव्य है। हमारा मूल कर्तव्य 51 क में है, लेकिन वास्तव में यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह भी राज्य के लिए मूल कर्तव्य के समान है, क्योंकि इनका प्रवर्तन न्यायपालिका द्वारा नहीं किया जा सकता। देखिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में एक बड़ा अंतर है कि मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, किसी संस्था ने किया आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी राज्य ने इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं किया तो आप न्यायालय में इसके लिए नहीं जा सकते। संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि वो न्यायपालिका और कार्यपालिका से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से ऐसी आशा कर रहे थे कि जो व्यवस्थापिका अपने नियम कानून बनाए, वो कम से कम इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाए। कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य या शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो कार्यपालिका द्वारा किए जा रहे हैं कार्य, कार्यपालिका उन कार्यों में इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखकर उनका क्रियान्वयन करे। ऐसी आशा संविधान निर्माताओं ने की थी। देखिए, इस नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य हमारे भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना थी, ताकि भारतीय जनता को वास्तविक लोकतंत्र से परिचित कराया जा सके। नीति निर्देशक तत्वों में 3 प्रमुख तत्वों को समाहित किया गया। पहला, गांधीवादी तत्वों से प्रभावित नीति निर्देशक तत्व। दूसरा, पश्चिमी उदारवादी तत्वों से प्रभावित नीति निर्देशक तत्व। और तीसरा प्रभावकारी तत्व था समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसका प्रभाव नीति निर्देशक तत्वों पर पड़ा। देखिए, इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रायः 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया।
पहला, इसको कहीं नोट करते जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिएगा। पहला, राज्य के आदर्श रूप में निर्देश। ये राज्य को एक आदर्श रूप में, आदर्श बनाए जाने के लिए ऐसे निर्देशक तत्व में दिए गए। दूसरा, राज्य की नीति निर्माण में निर्देश। जो राज्य के नीति का निर्माण होगा, यानी नियम कानून बनेंगे व्यवस्थापिका द्वारा, उसके लिए यह निर्देश थे। तीसरा, नागरिकों को ऐसे अधिकार जो न्याय निर्णय नहीं है, यानी कुछ ऐसे अधिकार नागरिकों को देना जिनकी विवेचना, जिनकी व्यवस्था मौलिक अधिकार में नहीं है, ऐसे तत्वों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। अगर आप देखें तो अनुच्छेद 36 से यह शुरू होता है। अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा करता है। पहले मैं आप लोगों को 1 बाय 1 नीति निर्देशक तत्व बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहां गांधीवादी तत्व शामिल है, कहां पश्चिमी उदारवादी तत्व शामिल है और कहां लोकतांत्रिक समाजवादी तत्व शामिल है इस नीति निर्देशक तत्व में। तो सबसे पहले देखें, अनुच्छेद 36 केवल और केवल नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा करता है। अब दूसरा नंबर है अनुच्छेद 37। देखिए, अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलाधार हैं तथा ये सिद्धांत न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अगर आप देखें अनुच्छेद 37 को, तो वो कहता है कि ये नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलाधार हैं और यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इनको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 37 कहता है। अब एक एक करके बाकी अनुच्छेदों को देखा जाए। अनुच्छेद 38। अभी अनुच्छेद 37 में मैंने आपको बताया कि यह निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलाधार है और यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा 38 बड़ा महत्वपूर्ण था। यह डायरेक्ट देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निर्देश था कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि, देखिए दो शब्द आया, लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। वास्तव में इस नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा था। अनुच्छेद 38 इसकी व्याख्या करता है कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। यह अनुच्छेद 38 था। अब अनुच्छेद 39, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण था कि सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन तथा भौतिक संपदा का स्वामित्व व नियंत्रण सामूहिक हित में प्राप्त होगा। देखिए, राज्य इस प्रकार की नीतियां बनाएगा, कहता अनुच्छेद 39 कि राज्य अपनी नीतियों का इस प्रकार संचालन करेगा कि सभी स्त्री पुरुष को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे। समुदाय में भौतिक संपदा का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि वह सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप प्रदर्शित कर सके। आर्थिक व्यवस्थाओं में भी एक जगह सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, कहीं एक जगह नियंत्रण नहीं है, बल्कि सामाजिक हित में नियंत्रण होगा। और स्त्री हो या पुरुष,
सबको समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। इसको 39 क में शामिल किया गया कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण था। पहले क्या था, पहले के जमाने में कि स्त्रियां 8 घंटे काम कर रही है या पुरुष 8 घंटे काम कर रहा है, तो स्त्रियों को कम, पुरुषों को अधिक मिलता था। अब यह संविधान क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद कि समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। एक तरीके से देखें, अनुच्छेद 39 यह आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास कर रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण तत्व था। यह नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 39 एक तरीके से आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहा था। अब आते हैं अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत का नाम सुना होगा। गांधी जी का सपना था, गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर जाना चाहिए। गांधी जी ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक थे, उनकी विचारधारा थी। अतः इस नीति निर्देशक तत्वों में संविधान निर्माताओं ने गांधीवादी तत्व के रूप में, यानी गांधी जी के विचारधारा का सम्मान करते हुए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने की बात कही। आज जो आप ग्राम पंचायती व्यवस्था देख रहे हैं पूरे भारत में लागू है। सबसे पहली बार, कहीं नोट कर लीजिएगा, ये कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में गांधी जी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुई थी। आज पूरे भारत में लागू है। तो गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। गांव से ही लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए और ग्राम पंचायतों को एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाए। तो संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 में उस ग्राम पंचायती व्यवस्था को स्थान दिया। इसके साथ एक तरीके से देखें तो तमाम आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास संविधान निर्माताओं ने इस नीति निर्देशक तत्वों में किया। अब अनुच्छेद 41 देखते हैं। अनुच्छेद 41 यह भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद था। इसमें कहा गया, काम, शिक्षा तथा कुछ परिस्थितियों में लोक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यानी हर राज्य यह प्रयास करेगा। यह नीति निर्देशक तत्व क्या है? यह निर्देश है राज्य के लिए कि राज्य इनको देखकर अपने नियम कानून को बनाए और उसके इंप्लीमेंट्स इन्हीं को देखकर करे। तो यहां कहा गया कि राज्य प्रयास करेगा कि काम, शिक्षा तथा कुछ परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में लोक सहायता उनको उपलब्ध कराई जाए, ऐसा अनुच्छेद 41 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता। समाज में जो स्त्रियों की भूमिका है वह एक जननी के रूप में, और शायद समाज के क्रिएशन में उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए संविधान निर्माताओं के दिमाग में यह था कि प्रसूतावस्था में औरतें क्या करेंगी। वह काम तो कर नहीं पाएंगी क्योंकि तमाम पेन्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रसूति काल में उनको सहायता उपलब्ध कराएगी। अब तो नियम भी आ गया है, एक मैटरनिटी लीव मिलता है, इसमें 6 महीने तक उनको अवकाश मिलता है और वेतन भी मिलता रहता है। यानी अनुच्छेद 42 कहता है कि महिलाओं को, कामगार महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 43 36 परिभाषा, उसके बाद बाकी व्यवस्थाएं आपने देखी। अनुच्छेद 43 क्या कहता है
कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी होगी। देखिए, महत्वपूर्ण यह था कि कम से कम जो उद्योग धंधे चल रहे थे, इस अनुच्छेद 43 में लघु कुटीर उद्योगों को प्रमोशन, उनको बढ़ाने की बात नीति निर्देशक तत्व करते हैं। और इसके साथ यह महत्वपूर्ण तत्व कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदारी मिलेगी, यानी कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी कि वास्तव में कर्मचारियों के बिना हम किसी भी प्रबंधन, किसी भी सामाजिक, किसी भी उद्योग या व्यापार को अच्छे तरीके से संचालित नहीं कर सकते। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 43 के अंतर्गत की गई। देखिए, जो भी मजदूर मजदूरी कर रहा है उसको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, और अगर लाभ कंपनी मालिक को या कंपनी को मिल रहा है तो उस लाभ में उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और राज्य का दायित्व है कि वह लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे। इसके लिए अनुच्छेद 43 में व्यवस्था की गई। अब अनुच्छेद 44, जिसकी चर्चा आजकल बहुत बनी हुई है चर्चा। आज सरकार समान नागरिक सिविल संहिता लागू करना चाहती है। ऐसा सरकार की मंशा अभी की नहीं है, यह मंशा संविधान निर्माताओं की थी। अनुच्छेद 44 यही कहता है कि एक समान नागरिक सिविल संहिता होगी। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यह संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 में ही दे दिया था। आज सरकार यह प्रयास कर रही है कि एक कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से कच्छ से लेकर बंगाल के खाड़ी तक के भारत की एक समान नागरिक सिविल संहिता हो। यह अनुच्छेद 44 कहता है। अब अनुच्छेद 45 की बात देखें। अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, ध्यान से सुनिएगा, संविधान लागू हुआ 1950, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान निर्माताओं ने क्या कहा, समय दिया कि 10 वर्ष के भीतर तक, यानी 1960 के भीतर तक सभी बालकों, यानी 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी 14 वर्ष तक के बालकों को राज्य का दायित्व होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। ऐसा नीति निर्देशक तत्व 45 में कहा गया कि राज्य का कर्तव्य होगा कि 14 वर्ष की उम्र तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। ये अनुच्छेद 45 कहता है। अब आते हैं अनुच्छेद 48 पर। देखिए, अनुच्छेद 48 बहुत कुछ मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद था। देखिए, यह जो अनुच्छेद 48 है, यह कहता है कि कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संगठित किया जाए। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है और परंपरागत कृषि पहले से चली आ रही थी। संविधान निर्माताओं की यह सोच थी कि इस जो कृषि बेस्ड हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, इसको और डेवलप करने के लिए और मजबूत करने के लिए इसमें वैज्ञानिक और आधुनिक तत्वों को समाहित किया जाए। तो
अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित किया जाए तथा गाय, बछड़ों या दूध देने वाले पशुओं की रक्षा एवं वध पर प्रतिबंध लगाया जाए। बड़ा महत्वपूर्ण था कि गाय, बछड़ों एवं कोई भी दुधारू पशु है उसके संरक्षण पर, उसके वध पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अलावा इसी में संशोधन करके अनुच्छेद 48 का आया, जिसमें कहा गया कि हर नागरिक का यह दायित्व होगा कि वह पर्यावरण संरक्षण करे, वन्य जीवों का संरक्षण करे, वन का संरक्षण करे, क्योंकि आज हमारी पर्यावरण बहुत प्रदूषित है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि नीति निर्देशक तत्व केवल आपके सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की ही स्थापना नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी उन्होंने 48वें नीति निर्देशक तत्व में ऐसी विवेचना की। अब आता है अनुच्छेद 49। देखिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, पर्यावरण, कृषि, वन्य जीवों की रक्षा के साथ साथ हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में और भी सारी चीजें थी। उसी को उन्होंने अनुच्छेद 49 में वर्णित किया। उनका यह मानना था कि राज्य ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा एवं संरक्षण करेगा। बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतें हैं जो हमारे देश की पहचान है, जैसे ताजमहल हमारे देश की पहचान है, कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारे देश की पहचान है, कुतुब मीनार हमारे देश की पहचान है। ऐसी तमाम चीजें, बौद्ध शिलाएं हमारे देश की पहचान है। तो ऐसे लाल किला, द सिंबल ऑफ लिबर्टी हमारे लिए, क्योंकि वहीं 15 अगस्त को झंडा फहराया गया सबसे पहली बार। तो दिमाग में संविधान निर्माताओं के यह था कि आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, कृषि, वन्य, पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ राज्य राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की भी सुरक्षा और संरक्षा करेगा। अगला, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद था, अनुच्छेद 50। बल्कि कह सकते हैं कि जिस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में की, उस शक्ति पृथक्करण को यहां हमारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में लागू किया। उनका मानना था कि राज्य की न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक हो जाए, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से पृथक किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर कार्यपालिका के ही नियंत्रण में रहेगी तो हो सकता है अन्याय हो जाए। भाई, पहले क्या था? लोकतंत्र के पहले जब राजतंत्र था, व्यवस्थापिका राजा, कार्यपालिका राजा, न्यायपालिका राजा, कानून अपने हिसाब से बना रहा है, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहा है, उसको क्रियान्वित कर रहा है और अपने हिसाब से न्याय कर रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है। तो यहां संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि वास्तविक लोकतंत्र स्थापित हो सके और जनता के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे। इसीलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रहने की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कही गई। अब अंतिम नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51, जो हमारे संविधान को यूनिक बनाता है, वो कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण थी, यह खूबसूरती थी हमारे संविधान की। कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें करीने से, बहुत सलीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में रखे, जो हमारे संविधान की महत्ता को बढ़ाते हैं, दुनिया में हमारे महत्व को, हमारे सभ्यता और संस्कृति, सनातन सभ्यता संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को चरितार्थ करते हुए संविधान निर्माताओं ने
अनुच्छेद 51 में शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कही। देखिए बेटा, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, महत्वपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक डाला गया, इसके बारे में मैंने बताया। अब यहां मैं उन 3 तत्वों की चर्चा करूंगा जिनसे प्रभावित थे और कहां कहां उनकी विवेचना की गई है। नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी तत्व, संविधान के किन किन अनुच्छेदों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहां कहां गांधीवादी तत्व पाया जाता है, तो दिमाग में नोट कीजिएगा और मैंने अनुच्छेद बताए हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुच्छेद 40, आपको याद होगा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करता है, वह इस गांधीवादी तत्व से प्रभावित है। अनुच्छेद 43 जो लघु कुटीर उद्योगों के संरक्षण और कर्मचारियों को प्रबंधन में हिस्सा दिलाता है, यह भी गांधीवादी तत्व से प्रभावित है। अनुच्छेद 45 जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बालकों के लिए 14 वर्ष के आयु तक के बालकों के लिए बात की जाती है, उसकी विवेचना अनुच्छेद 45 में की गई, यह भी गांधीवादी तत्व से प्रभावित था। इसके अलावा अनुच्छेद 47 मादक द्रव्य पदार्थों, संभवतः मैंने शायद पढ़ाते हुए अनुच्छेद 47 की चर्चा नहीं की, क्या लगता है मैं भूल गया। चलिए यहां मैं बता देता हूं कि अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार तथा मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों का निषेध करेगा। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य 47 में संभवतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाते हुए भूल गया था। अब देखिए यहां गांधीवादी तत्व से ही प्रभावित है यह 47। यह कहता है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को सही करने का प्रयास करेगा, यानी राज्य का कर्तव्य होगा कि वह सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखे और मादक द्रव्य पदार्थ यानी नशीले जो पदार्थ हैं इन पर प्रतिबंध लगाएगा और जो हानिकारक दवाइयां हैं, हानिकारक औषधियां हैं, उन पर भी रोक लगाने का प्रयास करेगा। यह भी गांधीवादी तत्व से प्रभावित है। अगला अनुच्छेद जो गांधीवादी तत्व से प्रभावित था, अनुच्छेद 48 जो कृषि पशुपालन में वैज्ञानिक आधुनिक दृष्टिकोण के विकसित करने की बात की जाती है, पशुओं के हत्या पर नियंत्रण करने की बात की जाती है, उनके संरक्षण की बात की जाती है, यह गांधीवादी तत्व से प्रभावित अनुच्छेद थे, नीति निर्देशक तत्व थे। अनुच्छेद 40, 43, 45, 47 और 48। अब दूसरा आता है उदारवादी तत्व, पश्चिमी उदारवादी तत्व से प्रभावित नीति निर्देशक तत्व। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण था। पश्चिमी उदारवादी तत्व से कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हमारे यहां प्रभावित थे, जिनके प्रभाव में हमारा नीति निर्देशक तत्व बना, तो सबसे पहला आता अनुच्छेद 44। मैंने चर्चा की थी, ध्यान होगा मित्रों, एक सामान्य सिविल संहिता यानी पूरे समान सिविल संहिता, पूरे भारत के लिए एक समान सिविल संहिता हो, यह अनुच्छेद 44 उदारवादी तत्व से प्रभावित है। अनुच्छेद 45 जो गांधीवादी तत्व से भी प्रभावित था और उदारवादी तत्व से भी प्रभावित है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा किसके लिए, बालकों के लिए। अनुच्छेद 49 आपको याद होगा, अभी मैंने बताया क्या, ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की संरक्षा राज्य का कर्तव्य होगा, यह भी उदारवादी तत्व से प्रभावित था। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 ये भी दोनों उदारवादी तत्व से प्रभावित थे। याद होगा आपको, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन, और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास, यह उदारवादी तत्व से प्रभावित नीति निर्देशक तत्व थे। अब देखते हैं हम समाजवादी तत्व। देखिए
राज्य के नीति निदेशक तत्व कुछ समाजवादी तत्वों से भी प्रभावित थे। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवादी तत्वों से प्रभावित थे, जैसे अनुच्छेद 38। याद होगा आपको, मैंने बताया कि अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, यानी एक सोशल सिस्टम बनाएगा, यानी सामाजिक रक्षा की गारंटी लेगा। यह अनुच्छेद 38 इस समाजवाद से प्रभावित था। अनुच्छेद 39 याद होगा आपको, अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे, भौतिक संपदा का स्वामित्व एवं नियंत्रण सामूहिक हित में होगा, किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं होगा, सामूहिक हित में। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के पास एक जगह कंजम्पशन हो जाए धन का, ना, सामाजिक हित में होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सबको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। स्वास्थ्य और बच्चों की सुकुमारावस्था का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुच्छेद 39 इसी समाजवादी तत्व से प्रभावित था। अब अनुच्छेद 38, 38, 39 और 41 काम, शिक्षा तथा कुछ परिस्थितियों में लोक सहायता। आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 41 कि काम, शिक्षा तथा कुछ परिस्थितियों में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, यानी यह राज्य काम भी देगा, शिक्षा भी देगा और कुछ परिस्थितियों में उनको सहायता भी उपलब्ध कराएगा, ऐसा राज्य प्रयास करेगा। यह समाजवादी तत्व थे। अनुच्छेद 42 याद है आपको, अनुच्छेद 42 सिंपल प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 43 यहां भी था, अनुच्छेद 43 गांधीवादी तत्व में क्या है, कर्मचारियों को प्रबंधन में भागीदारी दी जाएगी, उनकी भागीदारी, कर्मचारियों को उद्योगों में भागीदारी उनकी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी गांधीवादी सोच भी थी और समाजवादी सोच है। 43, इसके अलावा 45 बड़ा महत्वपूर्ण, 45 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए गांधीवादी तत्व में भी 45, उदारवादी तत्व में भी 45 और समाजवादी तत्व में भी 45। यह नीति निर्देशक तत्व थे जिनके ऊपर इन तीन तत्वों का प्रभाव था। इन्हीं तीनों तत्वों के प्रभाव से यह नीति निर्देशक तत्व में तमाम प्रावधान आए। मित्रों, आज मैंने आप लोगों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं आपसे अलविदा कहने से पहले आज के लिए एक निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।